हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉप 15 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके साइंस यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहिए में बॉल बायरिंग का काम है ना। जो पहिए में आपने देखा होगा, इस तरह से पहिए में बॉल बायरिंग जो है आपके लगे हुए होते हैं, तो इनका क्या काम है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है घर्षण को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, तीसरा ऑप्शन स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, और चौथा है मात्र सुविधा के लिए। तो पहिए में जो बॉल बायरिंग होती है उसका क्या काम किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना है ना। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए जो पहिए होते हैं उसमें बॉल बायरिंग का उपयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है ना। जो वायुमंडल है उसमें जल वाष्प की मात्रा को किसके द्वारा मापी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रता के रूप में, दूसरा है बिंदुकों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है आपका धूम कोहरा के रूप में, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को किसके द्वारा मापी जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आर्द्रता के रूप में है ना। वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है उसको हम आर्द्रता किसके रूप में, आर्द्रता के रूप में नापते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे आर्द्रता के रूप में जो है वायुमंडल की जल वाष्प की मात्रा को मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा, है ना। स्टील की एक गोलाकार गेंद है, यानी कि आपका जो इस तरीके से एक गोल स्टील की गेंद है, उसको अगर आप मरकरी पे यानी कि पारा के पात्र में डालने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका मरकरी में डूब जाएगी, दूसरा ऑप्शन है आपका मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, तीसरा ऑप्शन है अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी यानी कि डूब जाएगी, और चौथा है मरकरी में घुल जाएगी। तो स्टील की एक गेंद को है ना, यानी कि एक छर्रे को अगर आप मरकरी के पात्र में डालेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। क्या रहेगी, मरकरी यानी कि पारे की जो पृष्ठ सरफेस है उसके ऊपर ही वह रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि घनत्व के कारण जो है स्टील की जो गेंद है को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या है, उसकी पृष्ठ के ऊपर जो है क्या रहेगी, तैरती रहेगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा, है ना। पानी का जो सरफेस टेंशन है वो अपमार्जक मिलाने पर किस प्रकार से परिवर्तन होगा, क्या होगा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा है शून्य हो जाता है। जब आप पानी के पृष्ठ तनाव में अपमार्जक मिलाएंगे तो कौन सा गुण जो है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। जो आपका वाटर है उसका सरफेस टेंशन जो होगा अपमार्जक या डिटर्जेंट मिलाने पर क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जल वाष्प
दाब है ना, जल का जो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि जो जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो द्रव पर जो है कौन सा प्रभाव पड़ेगा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे द्रव उबलने लगता है, दूसरा ऑप्शन है द्रव ठंडा हो जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा है द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। जब वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा द्रव पर, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे द्रव उबलने लगेगा, है ना। द्रव जो है क्या होने लगेगा, आपका उबलने लग जाएगा। कब, जब वाष्प दाब जो है आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या होगा, द्रव उबलने लगेगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है ना। दूध को आप जब मथते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से रस्सी में बांध करके उसको क्या किया जाता है, मथा जाता है। तो जो उससे क्रीम या कहें तो उससे जो घी होते हैं वो अलग हो जाते हैं ना, मक्खन जो है अलग हो जाते हैं। तो उसके अलग होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा है अपकेंद्री बल, तीसरा ऑप्शन है आपका गुरुत्व बल, और चौथा है आपका श्यान बल। तो दूध को जब आप मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाने की प्रोसेस का क्या कारण है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे अपकेंद्री बल, है ना। आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका अपकेंद्री बल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है। कोई कण होगा जो एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग जो है वो किसका होगा, है ना। सबसे ज़्यादा संवेग यानी कि मोमेंटम जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, एक ही गतिज ऊर्जा से आपके जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा संवेग जो है वो किसका होगा। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि संवेग जो होता है वो मास के क्या होता है, अंडर रूट के प्रपोर्शन होता है ना। जो p होता है आपका मोमेंटम वो अंडर रूट m के प्रपोर्शन में होता है ना। तो जितना ज़्यादा आपका मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोमेंटम होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कण जो होता है यहाँ पे जिसके मास जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अल्फा कण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन गर्दन से पकड़ा गया है ना। सोडा लाइम की एक बोतल है जिसके गर्दन पास से उसे पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले जो हैं एकत्र होंगे, है ना। एक सोडा वाटर की जो आपकी सोडा लाइम है उसकी बोतल के गर्दन को पकड़ा गया है और उसे ऊर्ध्वाधर जो है वृत्त में तेजी से घुमाया जा रहा है। तो बोतल के किस भाग में बुलबुले जो है देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका तली के निकट, दूसरा ऑप्शन है तली के मध्य में यानी कि तली के बीच में, तीसरा ऑप्शन है गर्दन के निकट, और चौथा है बुलबुले बोतल में एक समान वितरित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे गर्दन के निकट, है ना। क्योंकि जब आप सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ करके ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाएंगे तो बोतल के गर्दन के निकट क्या है, बुलबुले जो हैं आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा गर्दन के निकट बुलबुले एकत्र हो जाएंगे। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं ना, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तब जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है ना। जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है यहाँ पे आपका स्मॉल जी होगा, है ना, ये आपका स्मॉल जी होगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यथावत रहता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन दिया है बढ़ता है, और चौथा दिया है आपका
उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव के यानी कि नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय जो त्वरण है आपका, है ना, वो कैसा होगा, उसकी नेचर क्या होगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बढ़ता जाएगा, है ना। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, उसका मान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि भूमध्य रेखा पर कैसा होता है, तो भूमध्य रेखा पर आपके गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जैसे ही हम ध्रुव की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे ही हम पोल की ओर चलने लगते हैं तो अधिक होता जाता है। तो यहाँ पे आपका सही मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बढ़ता जाता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, रेल की पटरियाँ अपने वक्र पर किस कारण से बैक की गई होती है ना, बैंड होगा ये, है ना, ये आपका यहाँ पे बैंक नहीं बैंड होगा, है ना, बैंड की गई होती है। पहला ऑप्शन दिया आपका, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो जो रेल की पटरियां अपने जो वक्र है ना, जो कर्व होती हैं, उनकी पटरियों पर किस कारण से जो है बैक की गई होती है ना, ये बैंक होगा, ये बैंक ही होगा, है ना, ये बैंड नहीं होगा, ये बैंक ही होगा, है ना, यहाँ पे बैंक ही होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि हम किसी पात्र के तल पर, है ना, किसी भी पात्र के जो तल है पर द्रव के दाब की गणना करनी है ना, जो द्रव है जो भी उनके प्रेशर की गणना करना चाहते हैं, तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है ना। यदि हम किसी द्रव के पात्र पर द्रव के दाब की गणना करने चाहते हैं ना, पात्र के तल पर हम द्रव के दाब की, द्रव के जो प्रेशर है उसकी क्या करना चाह रहे हैं, हम गणना करने चाह रहे हैं, तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होगी। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे द्रव स्तंभ की ऊंचाई, दूसरा है पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन द्रव का घनत्व, और चौथा है पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो अपेक्षित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक मकान की छत से, है ना, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, यानी कि एक छत पर खड़े होकर आप एक पत्थर को गिराते हैं, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक ऊर्जा है अधिकतम कब होगी, है ना। जब आप किसी मकान पर खड़े होकर एक पत्थर को नीचे की ओर गिराते हैं तो उस पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे, उसे गिराने के तुरंत बाद उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा है उसके आधी दूरी तक पहुँचने के बाद होगी। तीसरा ऑप्शन है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले ही उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और चौथा है भूमि पर पहुंचने के बाद जो है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे भूमि पर पहुंचने से
ठीक पहले, है ना, भूमि पर जैसे ही पहुंचने वाली होगी, जैसे कि आपका ये कोई बॉडी होगा और ये आपका जो सरफेस है, आपका भूमि का सरफेस है ना, यहाँ पर पहुँचने से ठीक पहले जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भू पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है ना, जो पानी की जो बूंदें होती है तेलीय पृष्ठ है ना, जो आपके ऑयली जो सरफेस है उस पर ना चिपकने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आपका असंजक बल का अभाव, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है आपस में मिल नहीं सकते, और चौथा है तेल की अपेक्षा जल जो है हल्का होता है। तेल की अपेक्षा जो जल क्या है आपका, हल्का होता है। तो पानी की जो बूंद है का तेलीय पृष्ठ पर यानी कि जो ऑयली सरफेस है उस पर ना चिपकने का सही कारण क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। क्या होगा, सरफेस टेंशन के कारण जो है आपके पानी की जो बूंदें होती है वो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है ना। तो 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 0.1 मिलीमीटर, दूसरा है 0.001 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो इनमें से 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 माइक्रोन बराबर आप जानते होंगे 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर में, और ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 1 माइक्रोन किसके बराबर हो जाएगा, तो वो होगा आपका 0.001 मिलीमीटर, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है ना, कौन सा बल जो है आपका क्षयकारी बल है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका स्थिर विद्युत बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है गुरुत्व बल और चौथा दिया आपका घर्षण बल। तो इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा बल जो है वो क्षयकारी होता है, क्षयकारी यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से हानि होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका घर्षण बल, है ना। घर्षण बल में जो होता है एक तरह का क्षयकारी बल होता है ना घर्षण के कारण, और जो घर्षण की दिशा होती है वो कैसी होती है, सदैव गति के विपरीत होती है ना, सदैव जो होती है वो गति के विपरीत दिशा में होती है, इसी कारण इसमें क्या होता है, क्षय होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्षयकारी बल होगा, तो आपका यहाँ पे घर्षण बल जो होगा क्षयकारी बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपके फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिनमें आपके साइंस फिजिक्स से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरीके से आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।